अस्सलाम वालेकुम। हम लोग बात करने वाले हैं स्टोक थ्योरम के हवाले से कि स्टोक थ्योरम होता क्या है, क्यों करते हैं, क्या वजह है, एक्सेट्रा। हम लोग ने ग्रीन थ्योरम पढ़ा नहीं है, लेकिन ग्रीन थ्योरम जो होता है ये स्टोक थ्योरम इसकी एक तरह से जनरलाइजेशन है। और हम लोग क्या करते हैं, हम लोग एक तरह से मैं बॉडी बता देता हूँ। हम लोग की छोटी सी बॉडी ले लेते हैं, सही है। एक मैं ले रहा हूँ, ये बॉडी है थोड़ी सी भी, लाइक दिस इज़ अ बॉडी, दिस इज़ अ बॉडी, सही है भाई। तो ये बॉडी एक टू डायमेंशनल सरफेस पे बनी हुई है, एक्स और वाई प्लेन पे। तो ये स्टोक थ्योरम क्या कहता है, स्टोक थ्योरम्स अगर मैं इसको एक वेक्टर फील्ड में लग दूँ, मतलब कि एक फील्ड है वेक्टर की, ये बहुत सारी फील्ड होगी सेक्टर इस तरीके से। तो ये क्या बताता है, ये बोलता है टोटल वेक्टर फील्ड के अंदर अगर ये बॉडी रख दी गया है और उसका जो कर्ल होगा बॉडी का, वो टोटल इक्वल होगा उसके यूनिट वेक्टर के। अब देखो ये थोड़ा सा लिखने में तो ज़्यादा सर्कुलर कर्ल कहलाता है। ये ए ऑफ डी आर इक्वल टू, सही है, एस कर्ल ऑफ वेक्टर ए वेक्टर कैप डॉट डी एस। इसको एक्सप्लेन करते हैं, सही है। अगर मैं इस बॉडी को आसान सा लेते हैं, छोटा सा एक सर्कल ले लेते हैं, एक बॉल, तो क्या होगा, इसके अंदर से हर एक पॉइंट से एक वेक्टर टेंडेंट फील्ड निकलेगी, है ना। ये हमारी वेक्टर फील्ड है, सही है। ये बहुत सारी होंगी। अगर हम उसको और ज़्यादा कम करें तो ये कुछ पॉइंट से लेते हैं, सही है, जहाँ पे ओनली होगी। अगर हम लोग इससे और आगे जाएं तो हम लोग क्या करते हैं, सिर्फ उसकी आउटर रिंग ले लेते हैं। रिंग के अंदर जो होगी वो हमेशा टेंजेंटल फील्ड बनेगी, सही है। और हम लोग को पता है बाउंड्री की जब हम लोग स्टडी करते हैं वो कहलाती है सर्कुलर या फिर बाउंड्री इंटीग्रेशन। तो वो क्या होती है, ये हम लोग इससे ज़ाहिर करते हैं। और ये होती है फंक्शन ऑफ डी आर, ये इसका इसका प्रोडक्ट है, सही है भाई। हम लोग बाउंड्री है। अब एक चीज़ उस पर गौर करने वाली बात है कि हम लोग को पता है जब भी एक वेक्टर फील्ड निकलती है किसी भी पॉइंट से, अगर मैं पॉइंट लूँ यहाँ से वेक्टर फील्ड निकल लूँ, तो ये जो है ना इस सरफेस पे कुछ ना कुछ वेक्टर जो है ना कर्ल करेगा, रोटेशन करेगा। ये रोटेशन जो होगी या तो क्लॉकवाइज या तो एंटी क्लॉकवाइज, दोनों हो सकती है। इट्स अप टू यू कैसे करनी है, सही है। अब ये सारे के सारे जो इतने सारे हमने निकाले, ये हर एक जगह पे क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन करेंगे। और जो वेक्टर होगा वो क्या है, वो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ, ये सर्कल हो गया, ऐसे करके रख दिया सर्कल को। जो वेक्टर निकल रहा है ये इसके 90 डिग्री का एंगल बना रहा है, तो हम लोग कह सकते हैं टेंजेंटल वेक्टर है। और जो भी टेंजेंट वेक्टर होता है वो हमेशा यूनिट वेक्टर होता है, मतलब ये कहलाता है एन। तो ये जो एन वेक्टर है हम लोग ने इसको नाम दे दिया एन। हर पॉइंट पे अलग अलग एन होंगे, है ना, एन वेक्टर, क्योंकि पॉइंटल वेक्टर होता है। ये वेक्टर जो होता है ना, जब ये निकलेगा तो ये एक उस फील्ड, मतलब उस जो सरफेस है उस पर एक कर्ल बनाएगा या फिर एक रोटेशन बनाएगा। अगर मैं इस कर्ल वेक्टर हो, मतलब कि जो मैंने इसको कर्ल निकाला, मैंने इसका जो कर्ल, ये जो एन वेक्टर जो कर्ल निकालने के लिए है, इस कर्ल वेक्टर को मैं इसी स्केलर वेक्टर की मैग्नीट्यूड के साथ मल्टीप्लाई, वेक्टर के साथ मल्टीप्लाई कर दूँ। मतलब जो इस सरफेस का वेक्टर बनाऊँ, जो सरफेस है सर्कल की, इसका वेक्टर बना लूँ। वेक्टर कैसे बनेगा, मल्टीप्लाई बाय क्रॉस वेक्टर हमने निकाल लिया और इसको हमने इसके एन फंक्शन के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या होगा, ये सिर्फ ये जो कल घूम रहा है ना, ये पॉजिटिव में घूम रहा है, नेगेटिव में घूम रहा है, ये कैसे घूम रहा है, ये इस चीज़ को शो करेगा। तो स्टोक थ्योरम क्या करता है, स्टोक थ्योरम एक ऐसा थ्योरम है जो कि स्टेट करता है किसी भी एक, ये बॉडी है, बॉडी के अंदर जो कर्ल बन रहे हैं उसके कंबाइन कर्ल जो होते हैं, सिंपल कर्ल जो बन रहे हैं, उसका ये कंटिन्यूसली में यहाँ पे उसके जो है सम को बताता है, आसान लफ्जों में, सही है भाई। और ये किसके इक्वल होता है, ये सर्कुलर सम के इक्वल होता है। ये इसका आसान सी डेफिनेशन या फिर आसान सा समझने का तरीका है, सही है। हम लोग इसको फैक्टर फील्ड में रखते हैं, उसके बाद ये एक फील्ड बनाता है। अब मेरे पास इसका कुछ आई गेस क्वेश्चन है, जो कि पहला टॉपिक है। पहला टॉपिक मेरे पास क्या है, इसका लिखा है पेज नंबर 129, क्वेश्चन नंबर 23 इन 33। तो मेरे पास ये हो गया 22 क्वेश्चन, जो कि मेरे पास स्टोक थ्योरम का है।
ये देखो 2032 सही है। हमारे पास ये क्वेश्चन नंबर 32 है, जो कि हमारे पास ये रहा क्वेश्चन नंबर 32। वेरीफाई स्ट्रक्चर फॉर दिस एंड दिस अपर हाफ ऑफ दी लिखा हुआ है वेयर एस इज द अपर हाफ सरफेस ऑफ द स्फीयर। सही है भाई। एम सी इज द बाउंड्री। सही है भाई। ये एक स्फीयर है, इसको आधा काटेंगे तो यहाँ पर हाफ सरफेस जो है इसकी वो एस हो जाएगी। सही है भाई। और सी जो है इसकी बाउंड्री होगी ऊपर, ये वाली चीज़ है इसकी बाउंड्री सी के लिए। सही है भाई। बाउंड्री की वैल्यू क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 1। सही है भाई। ये 3 डायमेंशन शेप है, क्योंकि इस तरीके का शेप होता है ये। तो ये और ये जो होगा वो हो जाएगा। सही है शेप। आगे हम लोग बात करते हैं, ये हमारे पास 2x प्लस का वाई प्लस जेड है, और सिंस अब सरफेस है तो हम लोग एस को जो है ना लेंगे। अब इसमें एक और चीज़ दी हुई है, ज़ीरो क्या नाम है, बाउंड्री जो है ना, द बाउंड्री ऑफ सर्कल रेडियस सेंटर लेट एस इक्वल्स टू 2 एंड वाई इक्वल्स टू। हम लोग को पता है कि हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू जो है ना कॉस थीटा और साइन थीटा में तब्दील कर सकते हैं। सही। कैसे करेंगे वो हम लोग को पता है कि पोलर कोऑर्डिनेट्स हैं, पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए हम लोग जो है एक्स कॉस थीटा वाई इक्वल टू सी साइन थीटा करेंगे। इस तरीके से हमारे पास हो जाता है। हम लोग ने क्या किया, इस सर्कल को जो था उसको ऐसे लिख दिया, इसका रेडियस जो है आर के 1 के इक्वल होता है, क्योंकि हम लोग को पता है ये तीनों के इक्वल जो है 1 के। उसके बाद हम लोग ने क्या किया, इसको हमने बोला कि इसकी जो लिमिट है वो कैसे 0 से लेके 2 पाई तक जा रही है। सही है। और उसके बाद टी जो है, टी डिपेंड करेगा 1 एक्स और वाई पे। सही है भाई। एक्स स्क्वायर से वाई स्क्वायर आर स्क्वायर पे। तो हमने क्या किया, सबसे पहले क्रॉस प्रोडक्ट लेना है एक तरफ का, ये इसका डाइवर्जेंस थ्योरम में क्रॉस प्रोडक्ट इक्वल टू सी की पावर ये। तो हमने फिर सबसे पहले ये सी वाला ले लिया। सी वाले की जो वैल्यू है हमने सबसे पहले आंसर निकाला इसमें, तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2xy। सही है भाई। 2x वाई वाला हमने आई के साथ लिया, वाई जो होगा वो हमारे पास क्या है 2xy माइनस का 2x z, और ये हमारे साथ होना चाहिए ना 2xy आना चाहिए। कुछ ना कुछ इसमें रह रहा है, एन शायद रह गया है ना। देखो ना कितना कुछ रह गया, डी आर अपॉन डी सी, डी आर अपॉन डी एक्स कहाँ गया। कुछ ना कुछ मैंने डी आर अपॉन डी एक्स छोड़ दिया था, तो कॉस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा फाई इक्वल आ रहा है। सही है। ये पूरा आना चाहिए, ये मैंने आधा लिखा हुआ है तो मैं इसके पूरा, अच्छा ये नहीं लिखा हुआ है यहाँ पे सॉरी। ठीक है। ये देखें, ये मेरे पास आ गया एक्स डी वाई सी के इक्वल, आर जो है मैंने एक्स वाई जेड के इक्वल लिया, डी एक्स जो होगा डी आर और डी जेड हो जाएगा। इस तरीके से डी आर डी जेड के इक्वल, जेड इक्वल टू 0। जहाँ पे जेड था वहाँ पे मैंने डाला 0, 0 दिखाने के लिए 0 हो गया, और जेड क्योंकि जेड मेरे पास 0 है, बाकी जो एक्स की वैल्यू है वो आ जाएगी, सिर्फ 2x माइनस वाई को करेंगे। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको एक्स को टीटा में कन्वर्ट कर दिया, तो 0 से लेकर टीटा तक जाएगा। उसके बाद जो 2x की वैल्यू क्या ली है हमने, एक्स की वैल्यू हमने ली है कॉस टी या कॉस थीटा, और जो माइनस का साइन थीटा, वाई की वैल्यू साइन टी है। उसके बाद डी टी की वैल्यू मैंने डी एक्स के लिहाज से वो मैंने ले ली है डी थीटा कॉस थीटा। ठीक है, ये यहाँ से निकला हुआ है पूरा का पूरा। तो कॉस थीटा क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी थीटा। इस तरीके से मेरे पास आ गया। 2 पाई है ये, 0 से लेकर 2 पाई तक, तो फिर मैंने कॉस थीटा साइन थीटा को मैंने प्लस माइनस कर दिया। इस तरीके से मेरे पास ये इसका वैल्यू आ गई। अब मेरे को पता है कि 2 cos थीटा इज इक्वल टू साइन 2 थीटा होता है, तो मैंने इसका ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी निकाली। सबसे पहले मैंने इसका निकालने के लिए क्या करूँगा, ये मेरे पास आई गेस इसका आगे सॉल्व नहीं हुआ हुआ, ये मैं देख लेता हूँ कहीं पे और सॉल्व हुआ। अच्छा भाई, इसके बाद हम लोगों ने क्या किया, इसको 2 पाई तक लेके गए। उसके बाद हम लोगों ने डी थीटा के साथ कर दिया, तो हमारे पास आंसर जो है, पहले इसको सॉल्व करेंगे अलग से, फिर इसको अलग से सॉल्व करेंगे। साइन थीटा को मैंने 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा में तोड़ दिया, उसके बाद उसको सॉल्व किया। सिमिट्रिकली सॉल्व करने के बाद मेरा पाई आंसर आ गया। सही है भाई। उसके बाद अगर मैं बात करूं कि ये लिखा हुआ है इस वेरीफाई करना है, तो मेरे पास इस तरफ का आंसर जो है पाई आ रहा है। अब मैं इस तरफ का आंसर करूंगा, जो कि मेरे पास ये वाला था ना क्रॉस थीटा। तो सबसे पहले क्या करूंगा, एक क्रॉस डेल्टा
अच्छा ये है नहीं, तो फिर मैं ये कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, जब मेरे को ये निकालना है ए क्रॉस ए, तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले ये निकालूंगा। इसका होता है आई जे के, सॉरी आई जे एन के, और इसके लिए क्या होगा, डावा बाय डावा एक्स, डावा बाय डावा वाई, डावा बाय डावा जेड, और ए क्या हो जाएगा मेरे पास, ए की वैल्यू मैं देख लेता हूँ वहाँ से। ए की वैल्यू है मेरे पास 2 माइनस वाई, वाई माइनस जेड, और ये देखो ये बना हुआ, ये बनाना पड़ेगा। अब मैं क्या करूँगा, अब मैं इसको आई जे के लिए आज से सॉल्व करूँगा। तो मैं आई के लिए पार्ट से क्या करूँगा, ये वाली लाइन काट दूँगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई, इन दोनों को मल्टीप्लाई, तो ये वाला जो होगा माइनस का बीच का साइन लगेगा, ये वाला, ये वाला और ये वाला मल्टीप्लाई, ये वाला मल्टीप्लाई। उसके बाद मैं के वाले की बात करूँगा तो फिर ये दोनों कट जाएंगे, उसके बाद ये और ये हो जाएगा आई डावा बाय डावा, उसके बाद डे, उसके बाद डावा बाय डावा। इस तरीके से मेरे पास आई की वैल्यू ज़ीरो हो रही है। ये देखो यहाँ पे वाई का स्क्वायर है, यहाँ पे जो है इस तरीके से वाई की वैल्यू ज़ीरो, उसकी वैल्यू दूसरे वाले की भी वैल्यू कट जाएगी, तो फिर ये हो गया वाई जे के की वैल्यू बच जाएगी, तो मेरे पास के जो होगा वो आ गया यहाँ पे। उसके बाद मैं ये वाला फॉर्मूला लगाऊंगा जो कि एस इज इक्वल्स टू डेल्टा एस अपॉन एन है, और ये जो है मेरे पास कौन सी डायरेक्शन का है, एन, क्योंकि मेरे पास जो है डायरेक्शन एन होगी, तो मेरे पास सीधा आपको पता है कि के साथ जो है ना वन के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो के डॉट के जो होता है वो वन के इक्वल होता है, और डी एक्स और डी वाई की जरिए कर देंगे। अब मैं डी एक्स और डी वाई जो होता है उससे निकालूंगा, तो मेरे पास क्या हो जाएगा, ये होता है डी एस जो होता है वो इक्वल होता है डी एक्स और डी वाई डिवाइड बाई एन डॉट के इक्वल होता है। एन डॉट के मेरे पास वन है, तो मेरे पास डी एक्स वाई के इक्वल हो जाएगा डी एस। ठीक है भाई, डी एस डी वाई के इक्वल हो गया। अब मेरे पास सादी वैल्यू है, तो मैं लिमिट ले आऊँगा। लिमिट मैंने कैसे ली हुई है, लिमिट जो है यहाँ से आएगी, क्योंकि हमारे पास इक्वेशन बनी होगी एक्स स्क्वायर प्लस का वाई स्क्वायर इक्वल टू वन। तो लिमिट क्या हो जाएगी, एक्स की या फिर वाई की लिमिट क्या हो जाएगी, सबसे पहले वाई इज इक्वल टू प्लस माइनस का अंडर रूट एक्स वन माइनस एक्स स्क्वायर। उसके बाद अगर मैं वाई यहाँ पे ज़ीरो पुट करता हूँ, तो एक्स की क्या हो जाएगी, प्लस वन माइनस वन की लिमिट हो जाएगी। सही है, ये आ गया मेरे पास इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में अगर सॉल्व करनी आप लोग को आती है तो मैं बताऊँगा नहीं इस तरीके से, ये स्टोक्स थ्योरम वेरीफाई हो जाएगा। ये हमारा पहला पार्ट हो गया। उसके बाद हमारे पास दूसरा दिया हुआ है पेज नंबर 60, 63, 64, 65, 66। ये मैंने किए हुए नहीं है सॉल्व असल में, ये वाले जो है पेज नंबर 63 और 63, तो इसीलिए। अच्छा भाई, अब मैं ये वाले पे आ जाता हूँ। इस पे लिखा हुआ है स्टोक्स थ्योरम को वेरीफाई करना है दिस वैल्यू। ये वेक्टर दिया हुआ है, ये सरफेस ऑफ द क्यूब दिया हुआ है, क्यूब का सरफेस एक्स ज़ीरो है, वाई ये है अबव एक्स वाई प्लेन। सही है भाई। तो मैं क्या करूँगा, सबसे पहले मैं अगर बात करूँ, मेरे पास अगर इसकी वैल्यू है, आई गेस मैंने सॉल्व किया है तो सही है मेरे पास, देख लेते हैं एक दफ़ा, अदरवाइज़ तो ऐसा मैं भी सॉल्व नहीं किया हो। ये 63 आधा सॉल्व हुआ है। ये देखो ये एक्स की वैल्यू है, अगर मैं बात करूँ तो ये ए की वैल्यू है। तो सबसे पहले मैं बस स्टोक्स थ्योरम लगाऊंगा, मेरे को पता है वह सी के इक्वल और उसके बाद एन के। सबसे पहले हमें, अगर मैं इसके निकालना हूँ सी वाले का, तो मेरे पास ये मैंने बनाया है इसका बॉक्स, बॉक्स के अंदर जो वैल्यूज़ दी हुई हैं वो मैंने वैल्यूज़ डाल के इसको पुट कर दिया, तो मैंने वैल्यूज़ निकल गई। अब मैं क्या करूँगा, डी आर मुझे पता है डी एक्स डी वाई डी जेड की इक्वल होता है, और मैं उसका सरफेस निकालूंगा। मेरे पास देखो कितनी सरफेस बन रही है, एक बॉक्स बन रहा है, बॉक्स के अंदर मेरे पास 6 सरफेसेस होती हैं। सही है भाई, 1 2 3 4, और लेकिन जो ऊपर की सरफेस है वो हमारे पास क्या नाम है, ज़ीरो है, तो इस वजह से मैं ज़ीरो की सरफेस नहीं दे रहा। तो फिर अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मैंने वैल्यू रखी इसकी, ये सरफेस निकाल ली। उसके बाद अलॉन्ग द वाई एक्सिस मैं दूसरी सरफेस निकालूंगा, अलॉन्ग द जेड एक्सिस तीसरी सरफेस निकालूंगा, इसी तरीके से अलॉन्ग द एक्स एक्सिस मेरे पास चौथी सरफेस, पांचवी सरफेस, इस तरीके से सारी सरफेस लिख लेंगे, उसको मैं प्लस कर लूँगा। सही है, ये मेरे पास आ जाएगा इसका आंसर दूसरी तीसरी चौथी सरफेस के करने के बाद। उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसके बाद मैंने क्या करना है, क्रॉस प्रोडक्ट लेना है। क्रॉस प्रोडक्ट लेने के लिए मैं क्या करूँगा, डावा बाय डावा एक्स आई सबसे पहले लिखूँगा, ब्रैकेट बनाऊँगा, उस पर लिखूँगा आई जे के, और डावा बाय डावा एक्स, डावा बाय डावा वाई, डावा बाय डावा जेड। उसके बाद वाई माइनस जेड प्लस टू,
वाई माइनस जेड प्लस 4, उसके बाद माइनस एक्स जेड। इन दोनों को काटूंगा, इन दोनों को मल्टीप्लाई इस तरीके से बाद जो वैल्यू आएगी वो मैं क्या करूँगा, उसको क्रॉस प्रोडक्ट ले लिया मैंने। अब मैं क्या करूँगा, एस की वैल्यू निकालूंगा, मतलब कि डी वाई एन डी एस। मैं बस एन कितना है, एन जो है मैं इसकी वैल्यू प्लेन के हिसाब से निकालूंगा। तो मेरे पास तो ये होगा प्लेन का, तो ये कौन सा डायरेक्शन में, ये मेरे पास एक्स जेड के डायरेक्शन में, तो जेड पॉजिटिव हो जाएगा तो एन के हो जाएगा। सही है भाई, इस तरीके से मैं इसकी वैल्यू निकाल लूँगा और मेरे पास ये आंसर आ जाएगा, जो कि दोनों वेरीफाई कर लेंगे एक दूसरे के साथ। सही है, एक्स वाई अबव द प्लेन। अबव द प्लेन, एक्स वाई प्लेन के अबव का मतलब क्या है, जेड पॉजिटिव। अगर नीचे होता तो फिर जेड नेगेटिव होता। सही है, बिलो द प्लेन। तो हम लोग ये करके वैल्यू निकाल लेंगे, जो कि कॉमन वैल्यू हमारे पास 4 आ रही है। इस तरीके से हम लोग आंसर निकल जाएगा इसका। इसकी अंदर वैल्यू क्या आ रही है वैसे, यस वो तो हमारे पास 4 आ रही है पहले वाले की, लेकिन कॉमन वैल्यू हमें वो निकालनी पड़ेगी। अभी ये दूसरा क्या है, 64 में भी स्टॉक थ्योरम वेरीफाई करना है। एफ दिया हुआ है, बाउंड्री दी हुई है, उसके बाद एक इक्वेशन दी हुई है। पिछले वाले की तरह सेम टू सेम, पहले इक्वेशन से हम लोग जो है ना उसकी वैल्यू निकाल लेंगे, उसके बाद हम लोग जो है इसका आराम से सॉल्व कर लेंगे। पहले हम लोग सम ऑफ एक्स का निकालेंगे, सम ऑफ वाई का निकालेंगे, उसके बाद सॉल्व करेंगे। फिर 65 जो है वो भी इसी तरीके से होगा। इसके अंदर सिर्फ ये चीज़ निकालनी है, एवेलुएट करनी है, जो कि हमारे पास सल्फेस इंटीग्रल है। सही है भाई, उसके बाद हमारे पास एक और एक्सरसाइज है कि उसके अंदर भी ये चीज़ करनी है। इस तरीके से हमारे पास सारे से स्ट्रोक थ्योरम के न्यूमेरिकल हो जाएंगे। और फिर आगे जो है हमारे पास लेप्लास ट्रांसफॉर्मेशन है, और लेप्लास के थोड़े से न्यूमेरिकल्स हैं, वो देख लेंगे।